आगे से डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हम डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे थे, राइट? प्लीज एक बार रिमाइंड कराइए, लास्ट की क्लास में हम डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे थे, हम यहीं पर थे। आप सभी लोग कल की क्लास अटेंड किए हैं। कल की क्लास हम डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे थे। विशाल, ओके, थैंक यू। चलिए यहां से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने डेप्रिसिएशन के बारे में, मूल्य ह्रास के बारे में समझा था। ये वो फैक्टर था, जिस फैक्टर के कारण किसी भी चीज की, किसी भी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो जा रहा था। इसकी जो वैल्यू थी, ये वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ घिसाव के कारण हो, ये सिर्फ वेयरिंग और टियरिंग के कारण हो। वेयरिंग और टियरिंग निश्चित रूप से एक फैक्टर है, बट वेयरिंग और टियरिंग एकमात्र फैक्टर नहीं है जिसके कारण कि ऐसा होता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस के कारण। आप कितने इफेक्टिवली अपने एसेट को मेंटेन कर रहे हो, ये निर्धारित करेगा कि आपके एसेट पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है। आप अपनी संपत्ति को कितने अच्छे से रख रहे हो। अगर आपने बहुत अच्छे से रखा तो निश्चित रूप से इस पे डेप्रिसिएशन कम लगेगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर कम लग रहा है तो इसका मतलब एक चीज ये है कि ये अच्छे से मेंटेन की गई है। अगली चीज देखिए, ये हम डिडक्टेबल्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस में से जब हमें नेट निकालना होता है तो हम उसमें से डिडक्टेबल्स घटाते हैं। ग्रॉस में वो सारी चीजें जो ऐड होनी है वो ऐड कर दिया, लेकिन जो घटाने वाली चीजें हैं वो हम यहां से घटा देते हैं तो हमें नेट मिलता है। यहां पर वो घटाने वाली चीजें जो होंगी वो क्या होंगी, हमारी डेप्रिसिएशन। इंडिया में इस डेप्रिसिएशन को कौन कैलकुलेट करता है, इंडिया में इस डेप्रिसिएशन को कौन अनाउंस करता है? तो इंडिया में इस डेप्रिसिएशन को अनाउंस करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडिया में इसको अनाउंस करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोई इशू है तो प्लीज टेक्स्ट चैट बॉक्स में ये कीजिए। किसी का ये हैंड रेज आया है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को अनाउंस जो किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअल देखा जाए तो ये डेप्रिसिएशन जो है एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर को आप लोकली तो मैनेज या लोकली तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, बट जब आप ग्लोबल की बात करते हैं तो ग्लोबल में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? किसी भी इकोनॉमी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट नहीं होता है। इंडिया में जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टेक्नोलॉजी का होगा, जरूरी नहीं वही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यूएस में भी हो, क्योंकि इंडिया में एक मोबाइल फोन आता है और उस मोबाइल फोन के बाद दूसरा मोबाइल फोन आने में 6 महीने लगते हैं। हो सकता है यूएस में वो 3 महीने में ही आ जाता हो। तो एक फिक्स्ड रेट नहीं है हर इकोनॉमी में कि किस इकोनॉमी में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में जो रियल एस्टेट, जो बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गवर्नमेंट बोलती है 1% है। अब गवर्नमेंट 1% बोलती है, इसका मतलब है कि इस बिल्डिंग की वैल्यू 0 होगी 100 साल में। क्या आपने कोई ऐसी बिल्डिंग देखी है जो आज की डेट में बनती हो और बनने के बाद वो 100 साल तक एज इट इज रहती है? नहीं है। इट मींस दैट कि डेप्रिसिएशन जो है ये बहुत ज्यादा लॉजिकल फैक्टर नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बीच में कुछ महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था। क्या अनाउंसमेंट आया था? ये 4 व्हीलर कार्स वगैरह की जो सेल्स थी वो सेल्स बढ़ाने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या अनाउंस किया कि यदि आप दिसंबर तक कार खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं कंपनी में, ऐसा कंपनी के लिए, तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम सीधे 30% का देंगे। और उसके बाद खरीदते हैं तो जो नॉर्मल रेट है 15% का, वो 15% का ही देंगे। अब समझिए यहाँ डेप्रिसिएशन 30% और 15% का मतलब क्या होता है। जो डेप्रिसिएशन होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है।
बात समझिए, जो डेप्रिसिएशन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो समझिए। मान लीजिए मैंने इस साल कोई एक एसेट खरीदा, मैं एक कंपनी हूं, मैं एक बिजनेस हूं, और मैंने कोई एक एसेट खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? 100 रुपए का खरीदा। अगले साल इस पे 2021 में इस पे 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसकी वैल्यू कितनी बची? मात्र 90 रुपए बची। 10 रुपए इसकी वैल्यू कम हो गई, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया। अब गवर्नमेंट करंट की जो हमारे यहाँ पे टैक्सेशन नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर 2021 में मैंने 100 रुपए कमाया है तो मुझे टैक्स इस पूरे 100 रुपए पे नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि मैं सरकार को कहूंगा कि सर ये जो 100 रुपए का प्रोडक्ट मैंने पिछले साल खरीदा था उसका यूज किया है मैंने इस साल, किस चीज के लिए? ये 100 रुपए अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, कितने का खरीदा? 50,000 रुपए का खरीदा। कब खरीदा? पिछले साल खरीदा। और सरकार ने कहा कि इस लैपटॉप पे 10% का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो लगता है। इट मीन्स दैट अगले साल मेरे इस लैपटॉप की वैल्यू जो है ये 5,000 रुपए कम हो गई है, ये मेरा लॉस है। मेरे लैपटॉप की वैल्यू 5,000 कम हो गई है, मेरा लॉस है। तो गवर्नमेंट मुझे क्या कहती है कि यदि अगले साल मैं 1,00,000 रुपए की अर्निंग करता हूं तो मुझे टैक्स 1,00,000 रुपए पे नहीं भरना है, मुझे टैक्स मात्र 95 पे भरना है, इस डेप्रिसिएशन को घटा करके। ये मुझे भी मिलेगा और ये इंडस्ट्रीज को भी मिलता है। तो इंडस्ट्रीज को भी कैसा मिलता है? मान लीजिए उन्होंने 1,00,000 रुपए का टर्नओवर किया या इनका प्रॉफिट है, बट उनका 5,000 का डेप्रिसिएशन है, तो उनकी जो टैक्सेबल इनकम होगी जिस पर उन्हें टैक्स भरना है वो सिर्फ 95,000 है, वो 1,00,000 रुपए नहीं होगी, ये घट जाएगा। अब समझिए इस 15% और 30% से क्या फायदा होगा। यदि एक कंपनी जनवरी में कोई कार खरीदती है, जो कार फॉर एन एग्जांपल 100 रुपए का है, तो अगले साल इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो मात्र 15 रुपए का कैलकुलेट होगा, मतलब उसको बेनिफिट जो मिलेगा सिर्फ 15 रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर यही दिसंबर में खरीदती है तो दिसंबर में उसे कितने का मिलेगा? 30 रुपए का मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा कंपनी को कि कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि मैं जनवरी में गाड़ी ना खरीद के मैं दिसंबर में ही गाड़ी खरीद लूं, मैं नवंबर में ही गाड़ी खरीद लूं, हायर डेप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा, तो गाड़ियों की जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। जैसे सरकार ने क्या किया, ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर पे सरकार ने कहा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम लगेगा ताकि ट्रैक्टर की परचेस बढ़ जाए, क्योंकि अगर ट्रैक्टर खरीदने में डेप्रिसिएशन या ट्रक खरीदने में जो डेप्रिसिएशन है वो रेट अगर हाई होगा तो मैं इनकम टैक्स में वो क्लेम कर सकता हूं। तो आप समझ रहे हैं कि बेसिकली यहां पर डेप्रिसिएशन का कोई स्पेसिफिक एक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्लोबली सेम पैरामीटर है, और अगर ग्लोबली सेम पैरामीटर है, इसलिए ग्लोबली सेम पैरामीटर नहीं है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इंडिया का और यूएस के डेप्रिसिएशन के रेट पे हम कोई कंपैरिजन कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा क्या देखने के लिए मिलता है, कंपैरिजन जीडीपी पे होता है ना कि एनडीपी पे होता है, क्योंकि जीडीपी जो है एक होल फैक्टर है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन एनडीपी कब बनता है? जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। और डेप्रिसिएशन इंडिया में अलग हो सकता है, अलग कारणों से हो सकता है, चाइना में अलग हो सकता है, यूएस में अलग हो सकता है, अलग कारणों से हो सकता है। इसलिए कंपैरिजन नेट फैक्टर पे हम नहीं करते, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? यहां पे समझ में आई? अगर आपको इस पॉइंट पर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज टेक्स्ट कीजिए। अगर आपको क्लियर है तो भी बताइए, डाउट है टेक्स्ट कीजिए। हम इस डाउट को वापस से, हम इस चीज को वापस से समझेंगे कि डेप्रिसिएशन को क्यों इतना ज्यादा वो नहीं करते हैं। सर हाउ इज इट कैलकुलेटेड? विशाल, किस चीज के कैलकुलेशन की आप बात कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन की? विशाल, ओके। विशाल देखिए, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय हमारे देश में हर साल क्या करता है, एक स्पेसिफिक रेट डिसाइड करता है। कैसे एक स्पेसिफिक रेट डिसाइड करता है? जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि आईटी का जो प्रोडक्ट है, कंप्यूटर वगैरह है, इस कंप्यूटर पे हम 10% का रेट डिसाइड करते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो वो कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है।
हम मोटर कार, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, भाई सिंपल सी बात है, एक कार जो दिसंबर में 30% के रेट से डेप्रिसिएट हो रही है, वो जनवरी में 15% के रेट से कैसे डेप्रिशिएट हो सकती है? भाई रेट तो वही रहेगा ना। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ लॉजिक ये है कि अगर आप दिसंबर में खरीदते हैं तो हम आपको बेनिफिट 30% का देंगे, इसलिए आइए दिसंबर में खरीदिए, तो कार की परचेस बढ़े। समझ रहे हैं? तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये सरकार ने डिसाइड करके बता दिया भाई 10% है, आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा, अगले साल जो भी सरकार डिसाइड करेगी उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है विशाल आपको ये पॉइंट? विशाल आपको मेरा पॉइंट क्लियर है? ओके चलिए, तो समझिए यहां पर कि डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन इसको डिसाइड करने के पीछे कोई सॉलिड लॉजिक हम अगर बोले तो ऐसा कोई सॉलिड लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। दो चीजें आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। पहली चीज कि डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं है ग्लोबली, इसके पीछे कोई सॉलिड लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट के एसेट का मेंटेनेंस अच्छे से किया जाए तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करता है? हमारे देश में जीडीपी का कैलकुलेशन जो है ये सीएसओ करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम केंद्रीय सांख्यिकी विभाग या सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। 1951 में इसकी स्थापना हुई। इसके द्वारा हमारे देश में जीडीपी का, हमारे देश में इन्फ्लेशन का, हमारे देश में जनसंख्या का, इन सभी का कैलकुलेशन इनके द्वारा किया जाता है। ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंदर ये कार्य करता है। देखिए इस मंत्रालय के अंदर दो बॉडी कार्य करती है। पहली बॉडी होती है जिसको कि हम कहते हैं सीएसओ। सीएसओ क्या काम करती है? तो कैलकुलेशन का काम करती है। दूसरी एक बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं एनएसएसओ, इसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये डाटा कलेक्शन का काम करती है। तो एनएसएसओ डाटा कलेक्शन करती है, आंकड़े एकत्रित करती है, और उन आंकड़ों की गणना कौन करता है? तो वो गणना सीएसओ करती है। सरकार का अभी ऐसा मत चल रहा है कि ये दोनों क्योंकि मिलकर के एक सा ही काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे और मर्ज करके एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑफिस बना देंगे। हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी वेट कर रहे हैं, ऐसा मत चल रहा है, अभी फाइनल हुआ नहीं। दोनों किस मंत्रालय के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए तीन प्रोसेस होती है। पहला प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इनकम मेथड, दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा प्रोसेस होता है जिसको कि हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। इनकम कितना हो रही है, एक्सपेंडिचर कितना हो रही है, और प्रोडक्शन कितना हो रही है, इन चीजों को जोड़ करके इंडिविजुअल एक या तो इनकम, या तो एक्सपेंडिचर, या तो प्रोडक्शन, इनको जोड़ करके ये डिसाइड किया जाता है कि देश की जीडीपी कितनी है। हमारे देश में वास्तव में अभी अगर आप बात करेंगे तो अभी हम ज्यादातर फोकस किस पे करते हैं? इनकम मेथड पे। और इनकम मेथड पे भी हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? तो हम जीबीए अप्रोच यूज करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का अप्रोच यूज करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? इस वर्तमान वर्ष में हमने कितना ज्यादा नए प्रोडक्ट्स की वैल्यू एड ऑन की है, उसको हम पिछले वर्ष से जोड़ देते हैं। एक लॉजिक समझिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके साल भर की इनकम कितनी है, तो एक तो तरीका है कि आप कह सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सबकी जोड़ करके अच्छा साल भर की इतनी है। या तो एक तरीका यह है कि सर नवंबर तक की इतनी है और दिसंबर का जोड़ दिया तो जनवरी पूरा दिसंबर तक का या साल भर का इतना। जीबीए वही मेथड है कि अभी तक का तो इतना है और इसमें हमने इस वर्ष का जोड़ दिया तो हमारे पास क्या निकल गया? फाइनल ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इस साल कितना हुआ है, टोटल जोड़ करके हम क्या करते हैं? जीबीए बनाते हैं। जीडीपी का एक फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो जीडीपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल्स टू
GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पे जीडीपी किससे कैलकुलेट की जा रही है? जीवीए, जो एक्चुअल लॉजिकल फॉर्मूला होता है जिससे कि जीडीपी हमारे देश में कैलकुलेट की जाती है। बुक्स में जो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है, वो बेसिक सा फॉर्मूला देखिए यहां पे मैंने भी लिख दिया है। क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां पर क्या क्या चीजें हैं? तो जीडीपी क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सी यानी प्राइवेट कंजम्पशन, हम कितना कंज्यूम करते हैं। आई, हम कितना इन्वेस्ट करते हैं। अगली चीज गवर्नमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद फिर हम यहां पर क्या बोलते हैं? निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस वैल्यू विल गिव मी द वैल्यू ऑफ जीडीपी। ये मुझे जीडीपी की वैल्यू देती है। मतलब निजी कंजम्पशन, एक व्यक्तिगत व्यक्ति का कितना कंजम्पशन है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कितना है, सरकार के क्या खर्चे हैं। सरकार के खर्चों में दोनों चीज आ जाती है, सरकार के द्वारा खर्च किया गया धन और सरकार के द्वारा निवेश किया गया धन, वो दोनों चीज आ गई। और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस एड ऑन करके हम जीडीपी निकाल लेते हैं। तो जीडीपी निकालने के लिए अगर मैं एक लॉजिकल देखूं तो क्या चीज है? एक इंडिविजुअल का खर्च, उस खर्च में क्या क्या आ गया? उस इंडिविजुअल का खर्च और उस इंडिविजुअल का निवेश। दूसरा, सरकार का खर्च, उस खर्च में क्या क्या आ गया? सरकार का खर्च और सरकार का निवेश। और तीसरी चीज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप में से हमने कितना कमाया है, कितना हमने बेचा है और कितने का हमने खरीदा है। तो जो गैप है वो गैप हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये प्रोसेस है किस तरह से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए जीडीपी का कैलकुलेशन आपको क्लियर है? देखिए मैं उन पॉइंट्स पर एक बार खुद से आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो प्लीज ड्रॉप द मैसेज, वी विल क्लियर द इश्यूज। ठीक है, आपको जीडीपी का कैलकुलेशन क्लियर है? क्या आपको जीडीपी का कैलकुलेशन क्लियर है? देखिए हमने लाइव क्लासेस इसीलिए रखा है कि चीजें आपको क्लियर होती जाए, अदरवाइज हम भी दूसरों की तरह रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देते, है ना। तो आपको अगर क्लियर है तो वेरी गुड, नहीं क्लियर है बताइए, वी विल क्लियर द थिंग। ठीक है, चलिए गुड। अब आगे देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, हिंदी में भी इसको हम जीडीपी डिफ्लेक्टर ही कहते हैं। अब सबसे पहली वाली स्लाइड में जाइए जहां पर मैंने रियल इनकम और नॉमिनल इनकम के बारे में बात किया। अब वहां मैं इनकम हटा दे रहा हूं और वहां मैं जीडीपी लगा दे रहा हूं। भाई आपकी मैं बात करूं तो वहां इनकम हो गया और देश की मैं बात करूं तो वहां जीडीपी हो गया। तो रियल इनकम जो था वही यहां रियल जीडीपी भी है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जीडीपी। 100 रुपीज यानी 100 रुपीज इज द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है? When the inflation will be adjusted over year, it means that if the rate of inflation is 8 rupees and I will subtract this 8 rupees, यदि महंगाई 8 रुपए की है और जब मैं इस 8 रुपए को यहां से घटा दूंगा तो बाकी बचा हुआ जो 92 रुपए है वो क्या है? मेरा रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी टोटल वैल्यू, सब जोड़ करके जो टोटल वैल्यू है नॉमिनल जीडीपी, और इस जोड़े हुए टोटल वैल्यू में से जब मैं इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटा दूंगा तो रियल जीडीपी, क्योंकि वास्तव में आपके हाथ में खर्च करने के लिए रियल जीडीपी ही होती है। ठीक है, अब देखिए ये रियल जीडीपी या इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जो है एक इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। कैसे? एक एग्जांपल समझिए। एक इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था है, इसका नाम है ए। इसके यहां पे अर्निंग कितनी है? इसके यहां पे अर्निंग है 1000 रुपए की, फॉर एन एग्जाम्पल। एक दूसरी है जिसका है नाम बी, इसके यहां पे अर्निंग कितनी है? इसके यहां भी अर्निंग है 1000 रुपए की। बट इसके यहां जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन है 10% का, बराबर है। इसके यहां जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन कितने का है? 20% का। यानी वास्तव में जब ये व्यक्ति खरीदने के लिए बाजार में चीजों को जाएगा तो ये मात्र 900 रुपए की वस्तुओं की चीजें खरीद सकता है, क्योंकि 10% तो इन्फ्लेशन है। लेकिन यहां पर ये व्यक्ति मात्र 800 रुपए की खरीद सकता है, क्योंकि इसके देश में 20% की इन्फ्लेशन है।
तो देखिए दोनों देश में इनकम तो बराबर है, लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग है, इनकी रियल वैल्यूज अलग अलग है, इनके पास में वास्तव में जो धन है जिससे ये किसी चीज को खरीद सकते हैं वो अलग अलग है। क्यों? इन्फ्लेशन के कारण। इसलिए एक देश में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बहुत प्रिसाइजली, बहुत स्पेसिफिकली रीड किया जाता है, और इसको रीड करने में ये जीडीपी डिफ्लेक्टर हमारी हेल्प करता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकालते हैं? क्या इसका फॉर्मूला है? तो देखिए यहां पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। फॉर्मूला इसका है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। अब यहां पे देखिए ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी यहां पर एक इंपैक्ट बताएगा कि उस देश में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कितना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि यहां भी 1000 रुपए है, यहां भी 1000 रुपए है। ऐसा किसी इकोनॉमी में नहीं होता है, यहां भी 1000 रुपए, यहां भी 1000 रुपए, क्योंकि संख्या बराबर नहीं हो सकती है, बट प्रतिशत तो बराबर हो सकती है ना। तो जब मैं प्रतिशत में आ जाता हूं तो प्रतिशत में मैं ये कह सकता हूं कि भारत, चाइना, यूएस, जापान, इन सभी को मैं एक लाइन में बिठा के कंपेयर कर सकता हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करता हूं, ताकि मैं ये बता सकूं कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ज्यादा है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ज्यादा है तो भले ही आपकी इनकम ज्यादा हो, बट आपके पास वास्तविक वो धनराशि, वो मुद्रा कम होती है जिसको कि आप बाजार में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूज होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जीडीपी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी को भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है जीडीपी एट पीपीपी। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। आपने सुना होगा कई बार भारत विश्व के 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th, राइट। कभी कभी आप ये भी सुनते हैं कि भारत विश्व की 3रे नंबर की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में ये आता है कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है कि 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। दोनों सही है, बात समझिए, दोनों सही है। 5वें नंबर की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो नॉमिनल जीडीपी पे है, और 3रे नंबर की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी पे। अब ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझिए क्या चीज होता है। मान लीजिए भारत में सीएसओ ने, अभी हमने कहा सीएसओ कैलकुलेट करता है, तो सीएसओ ने कहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, सीएसओ ने कहा कि भारत की जीडीपी कितनी है भाई, भारत की जीडीपी 1000 है। एग्जांपल में दे रहा हूं, 1000 है नहीं, भारत की जीडीपी 1000 रुपए है। ये जो कैलकुलेट करके सीएसओ ने दिया है ना 1000 रुपए, इसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जो कैलकुलेट करके सीएसओ ने दिया है उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्लियर है। तो हर देश के इसी प्रकार के, हर देश ने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से अलग 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 फिगर दिया है, और उस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा देश जो है 5वें रैंक पे आता है, किसमें? नॉमिनल जीडीपी। अब समझिए जीडीपी एट पीपीपी क्या चीज होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। पीपीपी का मतलब है आपके करेंसी की परचेजिंग पावर पैरिटी पे, क्षमता पे, क्रय करने की क्षमता पे जीडीपी की गणना करना। इसका क्या मतलब है समझिए। जब हम बात करते हैं एक लैपटॉप खरीदने की, एप्पल के लैपटॉप खरीदने की, तो एप्पल का लैपटॉप आपने कई बार सुना होगा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मेरा दोस्त है वो यूएस से आ रहा है, मुझे लैपटॉप चाहिए है, मैं उससे मंगवा लूंगा। क्यों मंगवा लूंगा भाई? इसलिए मंगवा लूंगा क्योंकि जब उससे मैं मंगवा लूंगा तो मुझे हो सकता है 50,000 में मिल जाए, लेकिन इंडिया में जब आने के बाद मैं उसे खरीदूंगा तो हो सकता है मुझे वो 70,000 में मिले। बराबर है। यानी जब मैं यूएस में गया वही लैपटॉप खरीदने, और जब मैं इंडिया में आया क्या, वही लैपटॉप खरीदने, सेम लैपटॉप, सब कुछ सेम है, वही लैपटॉप खरीदने। और बात में किसकी कर रहा हूं? सिर्फ इंडियन करेंसी की कर रहा हूं। इंडिया में जब मैंने इंडियन करेंसी में पे किया तो मुझे पे करना पड़ा 70,000 रुपए, बट जब यूएस में पे करने गया तो भले ही वहां डॉलर में पे किया, बट डॉलर के लिए भी तो इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी। तो वहां जो मुझे इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी देनी पड़ी वो मात्र देनी पड़ी कितनी? 50,000 रुपए।
इसका मतलब है कि जब बात लैपटॉप की आई तो यूएस की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे 50,000 में ही काम हो गया। बट एक व्यक्ति सिर्फ लैपटॉप यूज नहीं करता है, हमेशा यूएस की करेंसी स्ट्रांग नहीं है। अब यहां पे देखिए, मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग आम खा रहे हैं अभी, राइट? ये आम आप किस रेट पे खरीदते हैं? अच्छे अगर क्वालिटी का आम मैं बोलूं, हापुस वगैरह अगर आम अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से कुछ 1,000 रुपए का ऐसा डजन वगैरह ऐसा कुछ मिल जाता है, राइट? चलिए वो भी छोड़ते हैं। पानी पूरी है ना, पानी पूरी जो आप खाते हैं, इसका कॉस्ट तो मेरे ख्याल से आप सभी को याद ही होगा, रटा होगा। हमारे देश में करंट में अगर देखें तो 10 रुपए की जो हमारे यहाँ मिलती है, पता नहीं आप क्या कितनी है, 10 रुपए में 5 पानी पूरी मिलती है, मतलब 2 रुपए की एक पानी पूरी मिलती है। यदि कोई आपका दोस्त हो जो यूएस में रहता हो, या कभी नेट पे सर्च करना कॉस्ट ऑफ पानी पूरी इन यूएस, तो प्रोबेबली आपको वहां दिखाई देगा कि इस पानी पूरी के लिए संभवतः आपको 25 रुपए या 20 रुपए पर पानी पूरी के लिए पे करना पड़ता है यूएस में। उसी तरह से मैंने एक एग्जांपल जैसे दिया, एक आम आपके देश में 50 रुपए का मिल जाता है, लेकिन वही यूएस में जब करेंसी में आप कन्वर्ट करके यूएस में खरीदने जाएंगे, वही हो सकता है आपको 400 रुपए का मिले। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारी करेंसी मजबूत हो गई, यानी हर जगह पे अगर मैं बोलूं यूएस की करेंसी सही है, मजबूत है, तो वो गलत है। और एक व्यक्ति सिर्फ लैपटॉप नहीं खरीदता है, वो आम भी खरीदता है, वो पानी पूरी भी खरीदता है। तो यहां पर क्या किया गया, इंटरनेशनल एजेंसीज ने, ध्यान दीजिए, कोई सरकार नहीं, कोई देश नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज ने एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज बनाया। उस बास्केट ऑफ कमोडिटीज में उनने कॉमन चीजें रखी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो लैपटॉप भी रखा और पानी पूरी भी रखा और आम भी रखा। ये रखा नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो एक कॉमन चीज का एक कॉमन बास्केट बनाया। अब इस बास्केट को ले जाकर के इंडिया में देखा कि इंडिया में कितने का आ रहा है। इसी सेम बास्केट को यूएस में देखा, चाइना में देखा, जापान में देखा, XYZ सब जगह। और जब हर जगह ही इन्होंने इसको देखा तो हर जगह इनको अलग अलग प्राइस मिला, और उस प्राइस के आधार पर कैलकुलेट करके इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने बनाया पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर। हर देश का पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर। और जब इस पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर से इस नॉमिनल में कन्वर्ट किया गया, इस नॉमिनल को जब इस पीपीपी कन्वर्जन फैक्टर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया गया, तो जो वैल्यू जीडीपी की आई, उस जीडीपी की वैल्यू को कहा गया जीडीपी एट पीपी। फिर से समझिए मेरी बात को, इस बास्केट ऑफ कमोडिटी को अलग अलग इकोनॉमी में ले जाकर के जो प्राइस उन्हें मिला, उस प्राइस के आधार पर हर इकोनॉमी का एक पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय क्षमता का एक फैक्टर दिया कि भाई इंडिया का ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से इस पीपीपी में जब कन्वर्ट किया गया तो जो वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या आई, परचेजिंग पावर पैरिटी। फॉर एन एग्जांपल समझिए, मान लीजिए इंडिया का, मान लीजिए ये एक्चुअल नहीं है, मान लीजिए इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी कितना आ गया, 2 आ गया फॉर एन एग्जांपल, और इंडिया का नॉमिनल जीडीपी कितना था, 1,000 रुपए। तो इंडिया का जीडीपी एट पीपीपी क्या हो जाएगा, 2,000। ऐसे ही यूएस का भी, ऐसे ही XYZ सभी इकोनॉमी, ठीक है। तो जब इंडिया की नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट किया गया जीडीपी एट पीपीपी में, और तब जो रैंकिंग की गई, तो उस रैंकिंग में हम कौन से नंबर पे हैं, उस रैंकिंग पे हम 3rd नंबर पे। नॉमिनल में हम 5th नंबर पे हैं और हम 3rd नंबर पे हैं पीपीपी में। नॉमिनल में अगर आप देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी जो है ये लगभग हमारी 2.9 ट्रिलियन के आसपास की है, और अगर इसमें देखेंगे तो ये हमारी 10 ट्रिलियन के आसपास है, 10.9 10.8 ट्रिलियन के आसपास है। तो इसमें हम 5th नंबर पे हैं और इसमें हम 3rd नंबर पे। क्लियर है यहां तक बात? क्या होता है जीडीपी एट पीपीपी एंड जीडीपी एट नॉर्मल। तो भारत 5वें नंबर पे भी है, भारत 3रे नंबर पे भी है। 5वें नंबर पे कब है, जब नॉमिनल जीडीपी को देखा जाए। 3रे नंबर पे कब है, जब जीडीपी एट पीपीपी पे देखा जाए। क्लियर है? ये बात एग्जैक्टली क्वेश्चन इसी तरह से यूपीएससी ने पिछले साल पूछा था।
पिछले साल का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, एग्जैक्ट जो अभी मैंने आपसे बात कही है उसी बात को क्वेश्चन पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट था पीपीपी जीडीपी क्या होता है, और अगले स्टेटमेंट में उन्होंने लिख दिया कि इंडिया पीपीपी जीडीपी पे 5वें नंबर पे है। गलत है ये स्टेटमेंट, वो तो तीसरे नंबर पे है। क्लियर? रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब विशाल ये है, मान लीजिए हमने सभी देशों की बात की, तो हमने बोला कि भाई यूएस की जीडीपी जो है, यूएस की जीडीपी $10 ट्रिलियन है, जापान की जीडीपी XYZ है, चाइना की जीडीपी ABC है, और इंडिया की जीडीपी ये है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी 5वें रैंक पे आ रही है। जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में रैंक होता था ना, उसी तरह से वर्ल्ड में सभी इकोनॉमी की जब रैंकिंग निकाली जाती है तो 1, 2, 3, 4, 5वां रैंक, सबसे 5वां टॉप जो है वो भारत आता है, और इधर पीपीपी में तीसरा आता है। विशाल, क्लियर है आपको बात? स्थान की बात कर रहे हैं, रैंक मतलब हम स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है कि जीडीपी पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या चीज होती है, और जीडीपी नॉमिनल क्या चीज होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं कोई डाउट, और आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, इंडिया का 5th रैंक, इंडिया का 3rd रैंक। क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। जी सर। गुड, चलिए अब आगे समझते हैं इसको। चलिए अब देखिए आगे मैंने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। यहां पर कोई ज्यादा इसकी डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। तो जब जीडीपी को हम एडजस्ट करते हैं डेप्रिसिएशन के साथ, एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब मूल्य ह्रास को जीडीपी से घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एनडीपी आ जाता है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? अब समझिए इनके बीच का अंतर, हम बात क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जीडीपी, जीडीपी जो है एक सकल मूल्य है, ग्रॉस वैल्यू है। एनडीपी एक नेट वैल्यू है, जिसमें से कि डेप्रिसिएशन को घटा दिया गया। पहला पॉइंट, जीडीपी एक ग्रॉस वैल्यू है, सकल वैल्यू है, जबकि एनडीपी एक नेट वैल्यू है, शुद्ध वैल्यू है, इसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दिया गया है। दूसरा पॉइंट, जीडीपी एक क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन है, संख्यात्मक वैल्यूएशन है, जबकि एनडीपी एक गुणात्मक क्वालिटेटिव वैल्यूएशन है। हमने बोला जीडीपी एट नॉमिनल है ना, XYZ है, इसके आधार पे इंडिया 5वें रैंक पे आता है, तो ये क्वांटिटेटिव वैल्यू हो गया भाई। $2.9 ट्रिलियन है, तो ये क्या हो गया? एक संख्यात्मक वैल्यू हो गया, क्वांटिटेटिव वैल्यू हो गया। लेकिन एनडीपी की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटेटिव से ज्यादा क्वालिटेटिव है। कैसे क्वालिटेटिव है? तो समझिए, सरकार जब एनडीपी कैलकुलेट करने जाएगी, अब मेरे पिछले पॉइंट पर चले जाइए जहां पर मैंने आपसे बात कहा था कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट याद रखना। जब सरकार एनडीपी कैलकुलेट करने जाएगी, वो क्या कहेगी कि हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। दो एग्जांपल समझाता हूं, समझिए। मान लीजिए जीडीपी 100 रुपए है, डेप्रिसिएशन 10% है, तो एनडीपी कितना है मेरे पास? 90 रुपए। एक और कंडीशन, मान लीजिए जीडीपी 100 रुपए है, लेकिन डेप्रिसिएशन मात्र 5% है, तो मेरी एनडीपी कितनी है? 95%। यानी अगर मुझे कोई एनडीपी की वैल्यू दे दे और ये भी कह दे कि जीडीपी की वैल्यू सेम है, तो मुझे एक चीज समझने में बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंस जो आया है ये सिर्फ किसके कारण आया है? डेप्रिसिएशन के कारण आया है। और अगर ये डिफरेंस डेप्रिसिएशन के कारण आया है, मतलब इस ए इकोनॉमी में
जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो कम था। इस बी इकोनॉमी में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, सॉरी, ए में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा था और बी में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम था। अब मेरे डेप्रिसिएशन के कारण के तीसरे वाले पॉइंट में चले जाइए। डेप्रिसिएशन आपके एसेट्स का, आपकी संपत्तियों का कम होगा यदि इसका मेंटेनेंस, रख रखाव अच्छे से किया जाए। तो क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि बी इकोनॉमी में एसेट्स का मेंटेनेंस, रख रखाव ज्यादा अच्छे से किया गया है तुलनात्मक ए की? और अगर बी इकोनॉमी में मेंटेनेंस ज्यादा अच्छे से किया गया है ए की तुलना में, मतलब बी इकोनॉमी ज्यादा प्रभावी, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है ए की तुलना में। देखिए, एक तो तरीका हो सकता है कि आप एक कार खरीद लीजिए इस साल, अगले साल उसको तोड़ फोड़ दीजिए, फिर नई खरीद लीजिए। और दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आज एक कार खरीदिए, मेंटेन रखिए, बहुत अच्छे से मेंटेन रखिए और इसको 10 साल तक चलाइए। मेरे हिसाब से बी वाली जो कंडीशन है, जिसमें कि हम एक एसेट को खरीद के 10 साल तक चला रहे हैं, वो वाली कंडीशन ज्यादा इफेक्टिव है। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि बी जो है इतने इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है कि वहां रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम है, जिसके कारण कि बी एक अच्छी इकोनॉमी है तुलनात्मक ए की। तो पहला डिफरेंस जीडीपी सकल वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू है, एनडीपी नेट वैल्यू है। दूसरा डिफरेंस, जीडीपी एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है, लेकिन एनडीपी जो है एक क्वालिटेटिव वैल्यू है, मात्रात्मक इकाई। तीसरा डिफरेंस, जीडीपी एक वैश्विक इकाई है जिसके आधार पर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान सभी को कैलकुलेट किया जा सकता है। बट एनडीपी एक वैश्विक इकाई नहीं है, एक लोकल इकाई है। क्यों? क्योंकि पंजाब में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्योंकि इन सभी के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिसाइड करेगी। लेकिन इंडिया में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो जापान में नहीं होगा, वो यूएस में नहीं होगा, वो चाइना में नहीं होगा। तो इसके आधार पर तो आप कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट डेफिनेशन या 3 इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट डिफरेंस, बाकी तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट डिफरेंस जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन पूछे तो। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है आपको? ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए आप ढूंढ लीजिएगा बुक्स में। ये जो लॉजिक मैंने बताया है आपको, डिफरेंस जीडीपी और एनडीपी का आपको नहीं मिलेगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल थिंग है, क्लियर रखिएगा। एग्जाम में बाकी लोगों से कटिंग एज देगा आपको। चलिए, थैंक यू विशाल। चलिए, नेक्स्ट एक टॉपिक में यहां पर डिस्कस कर ले रहा हूं, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा समय उतना नहीं है हमारे पास। एक टॉपिक में डिस्कस कर ले रहा हूं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी को ध्यान में रखिए और उसके साथ जीएनपी को समझिए। हमने जीडीपी में क्या बोला था? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यहां भी कॉमन है। सिर्फ डिफरेंस क्या था? जीडीपी में मैंने बोला था कि वो सभी प्रोडक्शन फैक्टर जो देश की सीमा रेखा के अंदर है। यहां जीएनपी में, नेशनल में मैं क्या बोलूंगा? वो सभी प्रोडक्शन फैक्टर जो देश के स्वामित्व के अंदर है, देश के ओनरशिप के अंदर है। फिर चाहे वो इंडिया में रहते हो, फिर चाहे वो यूएस में रहते हो। फिर से डिफरेंस समझिए। जीडीपी में वो सारे प्रोडक्शन फैक्टर जो देश की सीमा रेखा के अंदर है। इस कारण से यदि कोई विदेशी देश में है तो उसका भी इनकम मुझे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब मैं नेशनल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो वो सभी प्रोडक्शन फैक्टर जो देश के स्वामित्व के अंदर, देश का अपना है, फिर चाहे वो भारत में रहते हो, चाहे वो यूएस में रहते हो। मतलब जब मैं नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा तो नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय मैं उनके ही इनकम को जोड़ूंगा जो इंडियन है, और उनके इनकम को नहीं जोड़ूंगा जो इंडियन नहीं है, भले ही वो इंडिया में रहते। क्लियर? यानी हम क्या बात कर रहे हैं? जीडीपी यानी डोमेस्टिक, एनडीपी यानी नेशनल, राष्ट्रीय। विश्व में वो व्यक्ति कहीं भी रहता हो,
लेकिन अगर वो इंडियन है तो उसकी उत्पादकता या उसका प्रोडक्शन हमारे नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ा जाए। क्लियर है? तो देखिए यहां पे मैंने डेफिनेशन भी इसके दी है। इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट, मैंने दोनों को सेम लिखा है ताकि आपको बार बार चीजों को याद न करना पड़े, सिर्फ डिफरेंस याद रखिए। वहां हर वो प्रोडक्शन फैक्टर जो देश की सीमा रेखा के अंदर है, यहां हर वो प्रोडक्शन फैक्टर मात्र जो देश के स्वामित्व के अंदर है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के कारक सभी ओन्ड बाय द नेशन, जो देश के स्वामित्व के अंदर है, मतलब सिर्फ भारतीय है, फिर चाहे भारत में रहते हो, चाइना, यूएस, कहीं भी रह रहे हो, इन अ पीरियड ऑफ लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। समय सीमा देना यहाँ पे जरूरी। तो यहाँ पे देखिए हम जीएनपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, हमने इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं कहा है, हमने कहा है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों अलग चीज है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हुआ 5,000 बाहर से आया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन नेट की बात जब हम करेंगे तो 5,000 बाहर से आया, 3,000 अंदर से बाहर गया, तो नेट मात्र 2,000 इनफ्लो का है। नेट की शुद्ध की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को घटा करके, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर रहे हैं? क्योंकि जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो ध्यान दीजिए, जीडीपी कैलकुलेट करते समय आपने उनकी भी इनकम जोड़ दी थी जो आपके देश के नहीं है बट आपके देश में रहते हैं। बट अब आप क्या कर रहे हैं, एनडीपी, तो वो जो इनकम आपने जोड़ ली थी उन फॉरेनर्स का जो आपके देश के नहीं है बट आपके देश में रहते हैं, उनको तो घटाना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा जो आपके देश के हैं, क्योंकि जीडीपी में हमने उनको नहीं जोड़ा था, जो हमारे देश के हैं और बाहर कहीं रहते हैं, तो उनको मुझे जोड़ना पड़ेगा जो हमारे देश के हैं बट बाहर कहीं रहते हैं, और उनको मुझे घटाना पड़ेगा जो मेरे देश के नहीं है बट मेरे देश में रहते हैं। इसलिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे क्योंकि अभी मुझे पूरा डिटेल आपसे डिस्कस करना है इस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे ही। ये इतना छोटी सी बात नहीं है जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप समझ रहे हैं, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये फैक्टर्स हमें डिटेल में समझना है। आई होप यहां तक जो हमने समझा है, यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। हमने जो आज की क्लास में यहां तक समझा है, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं? गुड। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आप अपनी कॉपी लेकर के इसके नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, समय दे रहे हैं तो समय का उपयोग कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। We will meet tomorrow at the same time. कल हम इसी समय पर मिलेंगे और कल इसी समय पर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और मॉर्निंग में जो हम कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।